हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट सेल्फ स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। इस वीडियो से पहले हमारी दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही आ चुका है, जिसमें हमने धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों की बात की है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विदेशी यात्रियों के विवरण से, यानी कि विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें इतिहास की क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हमारे आते हैं यूनानी रोमन लेखक। इसमें हमारे प्रमुख हैं टैसियस, हेरोडोटस और जो सिकंदर के साथ आए थे वो। और आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए, टैसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो ये इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आप समझ गए होंगे कि जो टैसियस था वो ईरान का राजवैद्य था, यानी कि वह ईरान से हमारे भारत में आया था। और जो भारत के संबंध में इसका विवरण है यह आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है, इसके कारण उसका विवरण अविश्वसनीय माना जाता है। यानी कि कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता उसमें, बहुत ही अविश्वसनीय बातें उसने लिखी हुई है, जिसके कारण उसको अविश्वसनीय माना जाता है। सेकंड है हमारा हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ से हमारा एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो वह है हेरोडोटस। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। जो आप फारस का मतलब यहाँ पे ईरान से है, पहले उसे फारस कहा जाता था, अब ईरान कहा जाता है। तो उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का विवरण किया है। यानी कि उस समय 5वीं शताब्दी में भारत और फारस के संबंध कैसे थे, लेकिन इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित था। समझ गए आप कि जो इसका विवरण है वह भी अनुश्रुतियों यानी कि सुनी हुई बातों पर आधारित था और अफवाहों पर आधारित था, इसलिए इसके विवरण को भी खास नहीं माना जाता है। थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक है। ये मैंने छोड़ दिया है, देखिए आप ध्यान करेंगे कि मैंने ये वाला छोड़ दिया है, क्योंकि इसको याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो इजी से हम याद कर सकते हैं ना, ये ठीक है कि निरियाकस और अरिस्टोबुलस ये किसके साथ आए थे, सिकंदर के साथ भारत आए थे, और इनके विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय। तो यहाँ से अभी हमने कितने तीन यात्रियों के बारे में पढ़ा, टैसियस, हेरोडोटस और अरिस्टोबुलस, जिसमें से टैसियस और हेरोडोटस का विवरण ज़्यादा मान्य नहीं है, लेकिन सबसे अधिक प्रमाणित किसके हैं, जो सिकंदर के साथ आए थे, निरियाकस और अरिस्टोबुलस। तो इसको आप याद रखिएगा। मेगास्थनीज यह सेल्यूनिकेटस का राजदूत था। अब बात आती है मेगास्थनीज की, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। तो यहाँ से पता चलता है किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिका में किसका विवरण है। इसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है उसने। जो मौर्य युगीन समाज था और उसकी संस्कृति कैसी थी उसके विषय में लिखा है इंडिका में। किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने। फिफ्थ हमारा आ जाता है डायमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया। किसके राज दरबार में आया था, बिंदुसार के राज दरबार में। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, यानी कि मौर्य युग से ही संबंधित है। इससे पहले इंडिका का भी और डायमेकस दोनों का ही मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डायनोसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था। मिस्र का था, जो अशोक के दरबार में आया, अशोक के राज दरबार में आया। तो आप समझ सकते हैं आपने, यानी कि इसमें भी मौर्य युग की जानकारी मिलती है। टॉलमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। समझ गए यहाँ से, टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। कभी कभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो उसका आंसर होगा टॉलमी ने। प्लिनी, इसमें 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। देखिए, जो प्लिनी था उसने 1st सेंचुरी में लिखी, और जो हमारा टॉलमी था उसने 2nd में लिखी। प्लिनी ने 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी,
जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। देखिए ये किसी राज दरबार से संबंधित नहीं है, लेकिन नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल से आप समझ सकते हैं कि नेचर के बारे में इसमें बताया गया है। उस समय के भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी किसी यात्री का नाम नहीं है, यह एक किताब का नाम। इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ से हमारे 9 हो जाते हैं कि हमने 9 यात्रियों के बारे में पढ़ा है अभी तक, जो यूरोप और रोमन से आए थे। अभी आगे हमें और पढ़ने हैं। तो ये जो 9 थे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन था? टैसियस, हेरोडोटस और सिकंदर के साथ आए थे अरिस्टोबुलस और निरियाकस, फिर मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस, टॉलमी, प्लिनी, और ये पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी है एक लेखक नहीं है, एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। और जो नेचुरल हिस्ट्री है, इससे किसी राज दरबार के बारे में नहीं पता चलता, उस समय के पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में पता चलता है। तो आगे हम देखते हैं अब चीनी लेखकों के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो चीन से आए थे। इससे पहले हमने यूरोप और रोमन से आए लेखकों के बारे में पढ़ा, यात्रियों के बारे में। अब हमारा आता है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया और 14 वर्षों तक भारत में रहा ही है। तो पता चल गया आपको कि फाहियान था जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया, तो वह है फाहियान। और यह मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में उसने बताया है और मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया और 14 वर्षों तक भारत में रहा। फिर आ जाता है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हेनस्यांग। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया किसके शासन काल में भारत आया। हेनस्यांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपीशा पहुंचा। तो ये भी आता है कि सीधा वो हर्षवर्धन शासनकाल में भारत नहीं आया था, वह पहले कहाँ गया था? कपीशा। यह 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देखते हैं सीयू के नाम से प्रसिद्ध है इसका विवरण जो भी है। इसकी जो पुस्तक है और इसका जो वर्णन है वो किसमें वर्णित है? सीयू की नाम की पुस्तक में, जिसमें इसने 138 देशों का विवरण मिलता है। यानी कि सोच सकते हैं ये सिर्फ भारत का ही नहीं, 138 देशों का विवरण मिलता है इसकी पुस्तक में। क्या है इसकी पुस्तक का नाम? सीयू की, ठीक है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। देखिए हर्षवर्धन के समय भारत आया तो सीधी सी बात है, और 15 वर्षों तक रहा है तो हर्षकालीन समाज के बारे में ही लिखा इसने। वहाँ का धर्म कैसा था, समाज कैसा था, उसका इसने वर्णन किया। और इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वैसे तो हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, लेकिन इसने अपने विवरण में बताया कि जो सिंध था उसका राजा शूद्र था। हेनस्यांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। इससे थोड़ा उसके धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत्सिंग जो था 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। कुछ खास जानकारी नहीं मिलती हमें इससे, बस नालंदा विश्वविद्यालय देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में इसने विवरण किया और अपने समय के भारत के बारे में वर्णन किया। तो जो चीनी लेखक है उनमें हम 4 के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, फाहियान, संयुगन, हेनस्यांग और इत्सिंग।
इसके बाद हमारा आ जाता है अरबी लेखक। अब अरबी लेखकों की बात हो रही है, देखो अल बरूनी, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और इब्न बतूता, ये दो इम्पोर्टेंट हमारे। देखिए अल बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो उसका विवरण है अरबी भाषा में लिखा गया, उसको किस नाम से जाना जाता है? किताब उल हिंद। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने अध्याय में विभाजित है, तो वह 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो राजपूतों का इतिहास भी पता इससे चलता है हमें। उसके बाद है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत रहला कहलाता है। ठीक है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो इससे हमें ज़्यादातर क्या पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में पता चलता है, और अरबी भाषा में लिखा गया इसका, जो कि रिहला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए अन्य में हमारा आ जाता है तारानाथ। ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसी राजा महाराजा की यहाँ पे विशेष बात नहीं की गई है। कंग्यूर और तंग्यूर नाम के ग्रंथ की रचना की, भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, बस इतना ही इसमें बताया गया है। और एक था हमारा मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी में भारत के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो पांड्य देश की यात्रा के लिए आया और पांड्य इतिहास के लिए इसका अध्ययन बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से हमारा जो यात्रियों का विवरण है, विदेशी यात्रियों का विवरण खत्म होता है। तो अभी तक हमने इसमें 4 पढ़ लिए हैं। एक तो हमारा था यूरोपीय और रोमन लेखकों का, और सेकंड हमारा आ जाता है चीनी यात्रियों का, अरबी लेखक और अन्य लेखक, जिसमें तारानाथ और मार्को पोलो की बात हुई थी।